बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड जून 2013 में इस कंपनी की कोलकाता में शुरुआत हुई थी। वैल्यू फैशन रिटेलर अपैरल और जनरल मर्केंडाइज सेगमेंट में कंपनी कारोबार करती है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाती है और सभी उम्र के और सभी तरह के लोगों के लिए इनके प्रोडक्ट्स हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा ये दो ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा दबदबा है। इशू कल खुल रहा है 30 तारीख को, 3 सितंबर को होगा बंद और प्राइस बैंड जो है वो है 370 से 389, 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर है और फ्रेश इशू है 148 करोड़ का, करीबन 150 करोड़ समझ लीजिए। ऑफर फॉर सेल 686 करोड़ का, तो टोटल मिलाकर साइज जो बनती है वो बनती है 835 करोड़ की। आइए दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे स्टूडियो में है प्रदीप कुमार अग्रवाल साहब जो कंपनी के प्रमोटर हैं, चेयरमैन है, होल टाइम डायरेक्टर हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से सर ने LLB की डिग्री हासिल की है और ICW इंस्टीट्यूट से आप क्वालिफाइड मेंबर है, सी इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। सितंबर 2017 से कंपनी के साथ हैं। ऑपरेशन और सेल्स में आपका और फाइनेंस में लंबा चौड़ा अनुभव है अग्रवाल साहब का। एक और हमारे साथ है खास मेहमान श्रेयस सुनाना साहब जो कि कंपनी के प्रमोटर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आप भी सी इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। 2013 से कंपनी के साथ हैं और 13 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब शुरुआत आपके साथ करते हैं। एग्जैक्टली पहले तो ये समझाएं आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है और दूसरा ये जो हम समझ रहे हैं देख के कि रिटेल के बिजनेस में आप हैं, तो और भी कंपनियां हैं, कई सारी है, आपकी कंपनी अलग कैसे है? हमारी कंपनी का बिजनेस 84% गारमेंट्स का है। ओके। गारमेंट्स में भी हम वैल्यू गारमेंट्स की बात करते हैं। ओके। जिसमें 99 से लेके 1000 के बीच में हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो रहता है और हमारे स्टोर जो है मेनली टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 में मोस्ट ऑफ द स्टोर्स। और वहाँ पर वैल्यू गारमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके। इसलिए हमने उसके गारमेंट के वैल्यू गारमेंट्स के ऊपर फोकस कर रखा हम लोगों ने। सुना साहब ये बताएं कि कितने स्टोर्स अभी आपके पास हैं और जैसा अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि हमने टियर 2, 3, 4 पर ज़्यादा फोकस किया है, टियर 1 पे क्यों नहीं? सच में हमने जब स्टार्ट की थी जर्नी 2013 में तो 2 शोरूम से स्टार्ट की थी। ओके। हमारे जो मैनेजमेंट में जो भी बैकग्राउंड के अंदर में है, मेरे फादर जो कि मेंटर है कंपनी में, या प्रदीप जी या बाकी जो प्रमोटर्स है, सबका बैकग्राउंड गारमेंट से रिलेटेड था। अच्छा। और हमने देखा कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 के अंदर में एक बहुत बड़ी डिमांड है जो कि बिकॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट वहाँ पे वो पहुँच नहीं रही है। तो हमने बोला हमें 3 चीज़ पे प्ले करना है। पहला हमें एक्सपीरियंस पे प्ले करना है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर कंडीशन मॉल जिसके अंदर में आप जाओ, एक्सचेंज फैसिलिटी, ट्रायल रूम फैसिलिटी नहीं है और उसको उस प्रीमियम लुक के अंदर में संग में आपको प्राइस भी देना है। बिकॉज सेकंड चीज़ है प्राइस, बिकॉज टियर 2, टियर 3 बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एंड थर्ड थिंग वाज की फैशन। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया टियर 2, टियर 3, टियर 4 से। ऐसा नहीं है कि हमने मेट्रो में प्रेजेंस नहीं है, बट हमारा मतलब ये 100 स्टोर जो कलकत्ता में हमने 100 स्टोर खोला था अपना। कलकत्ता में ही 100 है? 100 नंबर स्टोर खुले थे। 100 नंबर स्टोर हमने कलकत्ता में किया था। ओके। बिकॉज हमें लगा कि नहीं, पहले हम लोग टियर 2, टियर 3, टियर 4 में करते हैं और एक्चुअली वहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अच्छा था। बिकॉज वो मार्केट के अंदर में इंडिया में वैल्यू फैशन रिटेलिंग का मतलब मैं आप अगर देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर जगह पे वैल्यू फैशन रिटेलर्स बहुत अच्छा किए हैं। ओके। चाहे आप प्राइमार्क का ले लो यूरोप के अंदर में, या ज़ारा, H&M ले लो, या आप यूनिक्लो ले लो। बिकॉज क्या है कि हर जगह पे वैल्यू प्राइस वाले टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबको फैशन चाहिए। ठीक है अग्रवाल साहब, लेकिन इसी के साथ ये मार्केट बड़ा सेंसिटिव भी है क्योंकि प्राइसिंग अगर वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो कंपटीशन भी आपका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर से काफ़ी होगा। कैसे मैनेज करते थे? सर देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। और प्राइस सेंसिटिव है। अभी आप देखेंगे जितने भी हैं, चाहे हमारे पीयर्स हों, सभी का देखेंगे ग्रोथ अच्छा आ रहा है। बिकॉज क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एरिया में इतना बड़ा है और उसको अगर हम पेनिट्रेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक बात है। सुरेंद्र साहब, चूँकि आपका फोकस अभी शायद ईस्टर्न मार्केट में ज़्यादा है, ईस्टर्न इंडिया में, तो कोई खास वजह कि आपने वहाँ फोकस रखा और इसके बाद IPO के बाद कुछ और आप ज्योग्राफी वाइज कुछ और डाइवर्सिफिकेशन करने वाले? सच में हम लोग क्लस्टर बेस्ड मॉडल को फॉलो करते हैं। ओके। वो क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर बेस्ड मॉडल क्या होता है कि हम लोग एक स्टेट में जाते हैं, वहाँ डीप जाते हैं। इसकी 2 बेनिफिट मिलती है कि आप एक स्टेट में अगर 3 से 4 साल स्पेंड करते हो तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लेते हो। आपको पता होता है कौन सा लोकेशन अच्छा है, कौन सा साइड अच्छा नहीं है, क्या असॉर्टमेंट बिकेगा, क्या असॉर्टमेंट नहीं बिकेगा। बिकॉज इंडिया में क्या हर स्टेट में एक डिफरेंट फेस्टिवल है।
और हम लोग फेस्टिवल ड्रिवन मार्केट में प्ले करते हैं टीयर 2 टीयर 3 के अंदर में। ओके। तो हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट प्लान कर पाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, टॉप लाइन में तो मिलता ही मिलता है, बॉटम लाइन में बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण मिल जाता है। मेरी मार्केटिंग कॉस्ट सिमिलर रहती है, मैं कितने भी शोरूम बढ़ाऊँ, मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत, सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उसके बेनिफिट के कारण हम लोग क्लस्टर बेस में फॉलो करते हैं। और अभी जो हम लोग अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, तो जो पॉपुलेशन वहाँ पे है वहाँ पे बहुत स्कोप है। हम लोग FY17 से FY24 के बीच में 26% कैगर पे ग्रो किए हैं रेवेन्यू के अंदर में। और मेरे को लगता है कि हमारा इंटेंट आगे भी इसी तरह का ग्रोथ पे रहेगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। तो पहले हम उस टेरिटरी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद कोई नई ज्योग्राफी में एक्सपेंड करेंगे। तो ये यहाँ पे आपने ग्रोथ की बात की, तो मैं आपके फाइनेंशियल्स पे बात करना चाहता हूँ। आपका बोरोइंग्स जो है 100 करोड़ से बढ़कर 178 करोड़ हुआ है पिछले 2 साल में, 3 साल में, राइट? तो क्या कुछ एक्सपांशन की वजह से और क्या IPO के पैसे से इसे आप कम करने वाले हैं? हाँ, ये एक्सपेंशन की वजह से था और IPO की वजह से हमारा पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि डेट रिपेमेंट कर देंगे। अच्छा, ये जो आप रिटेलिंग का बिजनेस करते हो, तो क्या ये आपकी अपनी ब्रांड्स हैं या कोई भी दूसरे लेवल्स भी आप बेचते हैं? कैसे होता है ये? तो इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग हमारी एक स्टाइल बाजार बोल के हम लोग शोरूम ऑपरेट करते हैं। सब जगह आपका स्टाइल बाजार, एक स्टाइल बाजार, स्टाइल बाजार या बाजार स्टाइल? स्टाइल बाजार, स्टाइल तो कंपनी हो गई। अच्छा, स्टाइल बाजार हमारी लोगो हो गई कि स्टाइल एंड बाजार। तो स्टाइल हो गया आपका फैशन कि भैया कपड़ा का दुकान है, बाजार हो गया ये बताने के लिए कि लोग उससे रिलेट कर सके कि भैया अच्छा प्राइस फ्रेंडली स्टोर होगा। और उसके अंदर में सर हर तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे 84% अप्रैल्स है, 60% GM है। अब 84% अप्रैल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे कुछ प्राइवेट लेबल्स है, 10 हमारे प्राइवेट लेबल्स है जो एक्सक्लूसिवली हम लोग ही बनाते हैं अपने दूसरे मैन्युफैक्चरर से। हमारी डिजाइनिंग टीम है, 57 पीपल की डिजाइनिंग टीम है जो दिन रात मेहनत करके डिजाइन बनाती है प्राइस के अंदर में। उसमें भी हमारा एक लेवल है स्क्वायर अप जो 112 करोड़ का ब्रांड बन चुका है FY24 के अंदर में। और बाकी बैलेंस जो रहते हैं उसके अंदर में अदर लेवल्स रहते हैं, उसमें कुछ नेशनल प्लेयर्स भी है, कुछ आपके रीजनल प्लेयर्स भी हैं। तो उन सब से हम लोग माल लेते हैं और एक वैरायटी बना के देते हैं। तो मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, आप समझ लो कि लेडीज़ के अंदर में साड़ी भी है, एथनिक सेक्शन भी है हमारे यहाँ पे। तो टारगेट क्या रहता है कि टीयर 2 टीयर 3 के अंदर में लेडीज़ जो होती है वही बाई करती है, मतलब कपड़ों से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट आपके स्टाइल बाजार में पूरी हो जाए, सब चीज़। अच्छा, एक चीज़ जो डेटा में देख रहा था कि आपके SSS ग्रोथ जो पिछले साल 26% के आसपास थी, इस बार घट के 9.5% आ गई। इसकी क्या वजह और क्या रीजनेबल ये मान के चलनी चाहिए? सर एक्चुअली जो 26 थी वो ज़्यादा थी बिकॉज कोविड का बेस था। अच्छा, अगर आप बोलोगे तो 9.5% जो हम लोग कर रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा नंबर है। और यही मान के चलना चाहिए कि इसके आसपास रहेगा। अच्छा, आपके खुद के कुछ प्लांट्स नहीं है तो एसेट लाइट मॉडल है या आप सिर्फ बनवाते हैं, आप खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं सर। और करेंगे भी नहीं? नहीं। ओके, ठीक बात है। एक मैं आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो देख रहा था, प्रोमोटर ग्रुप के पास रहेगी आपके लगभग 15% स्टेक, 55% आज की डेट में। हाँ, अभी 50 IPO के बाद में जो मुझे के बाद 46% के अराउंड 46 आपके पास रहेगी टोटल, और पब्लिक के पास करीबन 31% रहेगी। तो ओके, तो ये जो आगे आपके पास में ऑलरेडी पब्लिक शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या ये कोई कहीं आगे चलते कोई बिकवाली का कोई इनका या कोई फंड है या किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं? सर हम लोग को 2017 हम लोग जब बिजनेस शुरू किया था 2013 से 2017 के अंदर में, तो हमने खुद ने अपनी ग्रोथ की थी। ओके। और 18 स्टोर से 185 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ओके। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। हम बॉम्बे आए, लेट राकेश झुंझुनवाला जी ने और DK सुराना जी ऑफ इंटेंसिव फिस्कल ने हमें सपोर्ट किया इसके अंदर में। और उसके अलावा भी मतलब काफ़ी मार्की नेम, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, मनोहर लाल अग्रवाल जी हल्दीराम वाले, बीकाजी वाले, अमित गोविला, उष्मा सेठ सुले, सबने बैक किया। तो ये इसी तरह के इन्वेस्टर्स हैं सबके सब। अच्छा, तो अभी भी राकेश जी की इनकी स्टेक अभी भी है आपकी कंपनी? हाँ, है ना। 50% वो सेल कर रहे हैं, 50% होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी उनके पास कितनी बची इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 3.9% के आसपास। ओके, तो काफ़ी बढ़िया और बड़े इन्वेस्टर हैं। हल्दीराम वाले भी आपके इन्वेस्टर जो अग्रवाल हैं। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताएं सुराना साहब कि कितने स्टोर्स आपके अभी हैं और आगे स्टोर्स ओपन करने को लेकर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए? देखिए 162 शोरूम पे हम लोग अभी हैं। ओके। हमने अभी 2 लाख स्क्वायर फीट का हमारा वेयर हाउस है, 30,000 स्क्वायर फीट की हमारी ऑफिस स्पेस है। हमने पूरा बेस क्रिएट कर लिया है। जो ग्रोथ से हम लोग फ्यूचर में लास्ट 6 साल में ग्रो करते हुए हैं 26% के आसपास की, वही हमारी इंटेंट रहेगी कि एटलीस्ट उस होप रहेगी उतना मैं करूँ। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, सुराना साहब, आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में, IPO के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।